वोटिंग की तारीख अब तब्दील करके 25 मई कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। बीडीपी ने श्रीनगर में भी इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ पार्टियों को पीडीपी के खिलाफ खड़ा करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इन पार्टियों के लीडरों से इलेक्शन की तारीख बदलने को कहा गया। दूसरी तरफ एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला सोच समझकर किया गया और एक साजिश का हिस्सा है और इसमें बीजेपी मुलव्विस है। जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है। यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे। हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे जो 87 में जो बहरान यहाँ पैदा हुआ था, हम उस पे नहीं चलेंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, आपका रास्ता बंद करेंगे और आप जो एक फिस्तायत, एक जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ कायम करना चाहते हैं, पीडीपी का हर एक वर्कर, पीडीपी का हर एक वोटर, पीडीपी का हर एक लीडर उसमें आपको आपका रास्ता काटेगा। हफ्ता पहले कहा था कि ये फैसला मत लीजिए, यहाँ के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है। आज पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं मुगल रोड बंद है। वहाँ ऊपर जो लोग रहे उनकी वजह से हमने कहा था, बाकी भी आज़ाद उम्मीदवार जो वहाँ हैं उनको भी चाहिए था, वो भी कह रहे थे कि हम पहुँच नहीं पा रहे हैं इलाकों में। तो इसलिए अच्छा है, ताकि डेमोक्रेसी में तो हर एक का वोट माने रखता है ना, खुशफहमी में रहने से कुछ नहीं होता। तो इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब और यूथ वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। अभिजीत जसरोटिया साहब, बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक साजिश के तहत अनंतनाग राजौरी, जो बहुत ही अहम कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी इलेक्शन की तारीख जो है वो मौखर की गई है, डिले की गई है। बीजेपी इस हवाले से क्या कहती है? बीजेपी का स्टैंड क्यों है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जब अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं कर रही है तीनों कश्मीर की सीटों पर, तो उनका से क्यों इतना मैटर करता है इस मामले में? जी धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि केवल बीजेपी के कहने पर ही नहीं किया गया। बहुत सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं कम से कम जिनका जमहूरियत में पूरी तरह से विश्वास है। मुझे लगता है कि उसलिए जो रिक्वेस्ट उन्होंने किया, क्योंकि जिस तरह का मौसम इस समय आप देख रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे एरियाज है जहां पर बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इसके अंदर दोनों का जो आपस में कनेक्शन है वो एक रोड के थ्रू है। और उस रोड के अंदर जो जिस हिसाब से पिछले दिनों भी आप देखें तो इन्हीं की पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी जो काफिला था वो बर्फ के अंदर फंस गया। तो काफी मुश्किल आता है और हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है और हम चाहते हैं कि अनंतनाग और राजौरी पुंछ दोनों इलाकों के लोगों को पूरी तरह से इसको अंदर शिरकत करने का मौका मिलना चाहिए। सर, तो क्या रीजन लोगों की सहूलत है या फिर महबूबा मुफ्ती की पॉपुलैरिटी देखकर डर गए हैं? देखें, एक बात मुझे बताएं, महबूबा मुफ्ती साहिबा को इतनी रियलाइजेशन तो होगी कि वो जमाना चला गया जब 5% या 8% वोट लेकर तो आप मेंबर पार्लियामेंट बन जाया करती थी। अब तो यहाँ पर बीडीसी भी उससे ज्यादा वोट लेते हैं जितने आपने यहाँ पर एमएलए और मंत्री बनने के लिए लिए थे। तो कम से कम वो चीजें बदल चुकी है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी पता। मुझे बताएं, इतनी हाई तौबा वाली बात क्या है? कितनी डेफर की गई है? केवल 2 हफ्ते और इंतजार करने में। इसमें तो अच्छा आपको और मौका मिलेगा। आदित्य गुप्ता साहब, 2 हफ्ते ही तो तारीख बदल दी गई है, 2 हफ्ते का ही तो फर्क है, तो इतना क्यों नाराज हो रही है पीडीपी? देखिए, ऐसा है कि 2 चीजें हैं इसमें। पहली चीज ये है कि जो रिक्वायरमेंट थी डेफरेंट की, वो सेक्शन 57 में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसके अंदर पोलिंग डे अगर के दिन पे या उसके आसपास कोई वायलेंस हो तब हो सकती है, या नेचुरल क्लाइमेटी हुई हो। यहाँ पर इसलिए डेफर की गई है सो दैट वहां पर कैंपेनिंग की जा सके। अगर कैंपेनिंग एक रीजन है तो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज इट क्लियरली स्टेट्स की कैंपेनिंग तो अगर आपने नहीं की तो उस पर कौन सी बात है। लोगों की पार्टिसिपेशन उल्टा इससे कम होगी।
9 मई से हज शुरू होने वाला है, तो काफी लोग हज के लिए चले जाएंगे। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के काफी लोग माइग्रेट करते हैं इस मौसम में, वो माइग्रेशन शुरू होगी, क्योंकि आपके कैंडिडेट ऐसे भी घर से नहीं निकले हैं। और बीजेपी के कैसे कह सकते हैं? आदित्य साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि कैंपेनिंग के लिए डिरेल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और दीगर पार्टियां लिखा है नो बट द ऑर्डर सेज सो इट इज फॉर कैंपेनिंग। मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बताता हूं, आप ऑर्डर पढ़े। ऑर्डर के अंदर लिखा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द वेदर। No. It doesn't say weather. It says it doesn't say weather. आप ऑर्डर पढ़े ना, मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ, आप ऑर्डर सुने। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनका ये कहना है कि मौसमी हालात की वजह से ये चाह रहे हैं कि इस तरह से हो, ऐसा हुआ है। इनकी रिप्रेजेंटेशन में ही लिखा था कि दैट दे आर फाइंडिंग हिंड्रेंस इन द कैंपेनिंग। सो दिस इज द हिंड्रेंस ऑफ कैंपेनिंग। तो बीजेपी का कैंडिडेट को पूछा जाए, बीजेपी प्रेसिडेंट को, कि साहब आपका तो कैंडिडेट नहीं, कैंपेनिंग किसकी करने चले थे? लेकिन अगर कैंपेनिंग के लिए भी माना जाए आदित्य जी, तो वो मौका और 2 हफ्ते पीडीपी को भी मिल जाते हैं। देखिए, मुंजा तभी होता है कि कानून जो है ना इसीलिए बनाए जाते हैं, दे हैव टू बी फॉलोड। अब बीजेपी सरकार में यहाँ पे कानूनी नाम की चीज नहीं है, दे गो बाय विद देयर ओन स्वीट विल। ये उस किस्म की रिप्रेजेंटेशन थी। यहाँ पर अगर कानून की बात होती फिर आप तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज एम्बिट ऑफ द स्कोप डजंट से दैट वे। आप एंड मोमेंट में 3 दिन पहले कहते हैं कि आपको कैसे पता साहब उस दिन कि इनकी कैंपेनिंग 2 दिन पहले तक तो इन्होंने कैंपेनिंग की नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए, आज तक तो कैंपेनिंग तो अभी अपनी पार्टी ने शुरू भी नहीं की है। हाउ आर दे क्लेमिंग इट? एंड बीजेपी किसके लिए कैंपेन करने जाने लगा? इट इज एन अटेम्प्ट। दे न्यू द पॉपुलैरिटी ऑफ महबूबा मुफ्ती हैज सडनली रीजन। वहां पर लोगों तक वो पहुंची हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, खुद कोई खरीद कर नहीं लाके जा रहा, कोई बड़ी बड़ी रैली नहीं की जा रही है, रोड शो हो रहा है, रोड पे जा रहे हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं, लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने सालों में, पिछले 6 साल में किसी ने अगर आवाज उठाई है तो महबूबा मुफ्ती ने उठाई है। ठीक है अभिजीत जी, से डर के अभिजीत जी, कैंपेनिंग के लिए इस तरह से इलेक्शन की तारीख को डिरेल कराना, ये किस हद तक सही है? ये क्या दूसरी पार्टीज के लिए सही होता है कि जो पहले से ही लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, जो पॉपुलैरिटी की बात कर रही है, तो आपको पता होगा पिछले दिनों उनका भी काफिला जो है जब वहां पर पहुंचा रजौरी पुंछ के एरियाज के अंदर, तो सभी की सभी गाड़ियां जो है ये यहीं से श्रीनगर से ही लेकर गए थे। वहां से दो आदमी भी इनके साथ नहीं जुड़े। और यहां तक की विडंबना देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने वहां पर, स्कूल के बच्चों को यूज किया अपनी वहां पर क्लैपिंग करने के लिए, झंडे पकड़ाने के लिए। तो समझ सकते हैं इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हाथ किन दिन को आरसी के, आप 2 हफ्ते हो रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर लीजिए। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, तो देख लेंगे क्या होता है। नहीं, क्या आप, लेकिन अभिजीत जी, क्या आप इस बात से मना कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की प्रेजेंस है अनंतनाग राजौरी में, और वहां पर लोगों का की जो लोगों में एक पॉपुलैरिटी है महबूबा मुफ्ती को लेकर के, वो बस हवाई है जो कि पीडीपी बोल रही है, और ऑन ग्राउंड ये सच्चाई नहीं है? जी, पिछली बारी के इनको कैसे पता होगा? इनका कैंडिडेट ही नहीं है। पिछली बारी के नतीजे उठा के सिंपल एज दैट, दे डोंट हैव अ कैंडिडेट। और क्या इनका क्या हुआ था? दे आर आउटसाइडर्स। पिछली बारी इनका कितना था? तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि they are outsiders to this election, whatever they want to say they can say। कैंडिडेट आपके पास है नहीं, आप उनके किसकी आवाज करने उठाने लगे हैं? चुनाव जीतने के, पंच सरपंच की आपके पास एमपी का कैंडिडेट नहीं है, 400 बार कहां से जाना सर? आपने बहिष्कार कर दिया था कश्मीर की 3 सीटों पे, आपका कैंडिडेट नहीं है। जमहूरियत में इनका कितना विश्वास हमें पता है। और यहाँ तक कि इनके बहुत बड़े नेता जितना मर्जी बट आपकी बात आगे तक इनके एक आवाज नहीं है ना, क्योंकि आपके कैंडिडेट नहीं है। उस चार्जशीट के अंदर उन्होंने अभिजीत जी, आदित्य जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि कैंडिडेट आपके पास है नहीं, किसके दम पे आवाज उठाई जा रही है? अभिजीत साहब, कैंडिडेट आपके पास है नहीं, कश्मीर की 3 सीटों पे आपने उठाए नहीं है, किसके दम पे आवाज उठाई जा रही है? मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है, और एनडीए में कौन है? अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या ये पार्टियां एनडीए में शामिल है? सब कुछ आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात इतनी आपको बता देता हूं, इन 3 सीटों पर वही जीतेगा जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी करे ना। नहीं अभिजीत जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस डीपीएपी एनडीए का हिस्सा है? देखिए, वो आपको बहुत जल्दी आपके सामने बता दिया जाएगा आपको कौन हमारे साथ है, कौन नहीं। लेकिन इतनी बात आप लेकर चलिए कि ये 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जीतेगा, सबसे बड़ी बात। और जिन लोगों ने सरपंच और पीडीसी के चुनावों से बहिष्कार किया था, इनका जीतना असंभव है, असंभव। आदित्य साहब क्या कहेंगे? उसमें देखिए, अगर इनकी रेलेवेंस होती तो इनका कैंडिडेट होता, हमारा जीतना असंभव है। आपकी रेलेवेंस है, आपकी रेलेवेंस है, बताएं कौन से एंगल से रेलेवेंस बोलते हैं कि आप बिजवाड़ा में भी चुनाव में जीत सकते हैं? इसे रेलेवेंस नहीं कहा जाता जनाब।
इसे रेलेवेंस नहीं कहा जाता। आप मेरा जवाब सुने, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आपके पास कैंडिडेट प्रेजेंट है ग्राउंड पे और हमें इतना ही हरा सकते हैं, तो आपके पास कैंडिडेट होना चाहिए था जो हराए। ये पीठ से आने वाली जो चीज है ना, हमारा अब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। हमारा मेन मकसद, अभी सुन लीजिए ना जवाब। अरे सुन लीजिए गुप्ता साहब, जवाब सुनिए। अरे इत्मीनान से जवाब सुनिए गुप्ता साहब, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? सुनिए हमारा मेन, सुनिए, अरे सुन लीजिए, हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये बाप बेटी का राज, बाप बेटे का राज नहीं। जय शाह किसका बेटा? अमित शाह का है। जय शाह के पास क्या ऐसा काबिलियत है कि आपने उसको बिठा दिया? यहाँ पर परिवारवाद हारना चाहिए और जमहूरियत जीतनी चाहिए। एम्स के अंदर सिलेक्शन हुई है डॉक्टर की पोस्ट पे, एक जम्मू में किसका? अभिजीत साहब ठीक है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लिए कश्मीर की 3 सीटों पर क्या मुद्दा है इसके अलावा कि परिवारवाद ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं वो यहां पर फेल होनी चाहिए। दूसरी, वो पार्टियां जिन्होंने आज तक कश्मीर के लोगों को दिल्ली से दूर रखा और केवल अपनी सियासी रोटियां सेकी, वो लोग जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ जिन्होंने आज तक उनके साथ भेदभाव किया, वो पीछे रहने चाहिए। जिन्होंने वेस्ट बैंक रेफ्यूजीज के हक जिन्होंने छीने, उनके आगे नहीं आने चाहिए। और जिन्होंने हमारे यहाँ की बच्चियों की, हमारे यहाँ की महिलाओं के हक छीने, वो पार्टी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आदित्य साहब, कई मुद्दे, कई पॉइंट्स जो यहाँ पर इन्होंने गिनवाए हैं कि कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की सीटें पूछी हैं, इनको कहो कश्मीर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनका? Why can't they have a candidate? आप बिजबेड़ा की फिक्र करें, कश्मीर बहुत बड़ा है। आप बिजबेड़ा की फिक्र करें, कश्मीर। आदित्य जी, उस पर अमित शाह ने अपनी रैली में कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं है। आदित्य जी, उस पर अमित शाह ने अपनी रैली में कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें दिल जीतने हैं कश्मीर के लोगों पे, तो इसलिए अभी हम कैंडिडेट खड़े नहीं कर रही है, पर जो जिनकी हिमायत हम करेंगे वो है वहां पर परिवारवाद वाली पार्टियां बस नहीं चाहिए। अमित शाह ने ऐसा कहा था। आप मेरे को बताइए, कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हम ग्राउंड में पूरे हैं लेकिन हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? तो आप साबित कैसे करोगे? घर पे बैठ के ढोल बजा रहे हो। देखो, अगर बिजबेड़ा जीत सकते हैं, आप तो इतनी पुरानी पार्टी है जो नंबर 2 पे आई थी लास्ट टाइम, आपको पता है अपने आंकड़े? तब तो आप इस पार्टी में नहीं थे। नंबर 2 का जीती भी थी जब आप ही के साथ सरकार भी बनाई थी। बताएं, जीती भी थी सर। ना आप कहां पर हैं? आज आप कहां पर रह गए? आज आप बिजबेड़ा पीढ़ी पे अच्छी जीत सकते हैं। आप लास्ट असेंबली इलेक्शन के हिसाब से पहले तो आप अच्छा एक बात इनसे पूछिएगा कि आपके इंडिया अलायंस ने आपको दरबदर क्यों कर दिया? आपके इंडिया अलायंस ने आपको दरबदर, ये सवाल भी सही, ये सवाल भी बहुत जायज बनता है आदित्य साहब। इंडिया अलायंस के साथ ताल्लुकात पीडीपी के उतने सही क्यों नहीं लग रहे? उन्होंने पीडीपी के ताल्लुकात उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको जवाब देता हूं, सुन लो। अभिजीत जी ने टैक्टफुली इस पूरी डिबेट का गोल पोस्ट शिफ्ट किया है। बात की अनंतनाग वाली सीट के ऊपर इनकी एजिटेशन, इनकी डिसअप्रूवल क्यों है? 1 मिनट, बट मैं उसका जवाब इन स्पाइट ऑफ दैट मैं इनको जवाब दे देता हूं कि देखिए, ऐसा है कि उसके अंदर पीएजीडी के अंदर एक अलायंस पार्टनर के अलायंस पार्टनर जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक कैंडिडेट पोस्ट पर डिक्लेयर कर दिया पार्टी का, ठीक है? उस पर कर दिया हमने, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, since they were not agreeing to have a conversation, we decided to have our own candidates. But as far as Jammu is concerned, जहां पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको याद दिलाने के लिए जम्मू और उधमपुर की दोनों सीटों पे पीडीपी ने बकायदा कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का सपोर्ट किया है। No, let me respond. अपने मसले ठीक है, जम्मू में बिल्कुल जो है पीडीपी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का साथ दे रही है, और नेशनल फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं कि पीडीपी कांग्रेस का साथ, इंडिया अलायंस का साथ पूरा दे रही है। अभिजीत जी, बात यहाँ पर ये लास्ट में आपसे तुरंत ही जवाब चाहूंगी कि अनंतनाग राजौरी सीट का इलेक्शन इतना डिरेल कराना कितना सही है, क्योंकि इसमें वक्त भी लग रहा है और कब से जो है लोग इंतजार कर रहे थे इस मोमेंट का कि लोग वोट देंगे अपने हक के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, लेकिन फिर से वो डिरेल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लोगों के हक में ये बेहतर है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है, कोई इतनी बड़ी हाय तौबा नहीं, केवल 2 हफ्ते की बात है। ये कम से कम इंडिया अलायंस उसी कांग्रेस का पार्ट है जिन्होंने 74 से लेकर 70 तक देश में सालों तक चुनाव नहीं होने दिए थे। ये वो लोग हैं। हमने तो मौसम का हवाला देके आपके सामने दिया
ताकि कानून जमहूरियत नहीं को है, अपनी जमा पहनाया जा सके। रिप्रेजेंटेशन अब आप इनका फ्लैग में जिसके हिसाब से ये डिले PDP का नहीं सुनिए, हो PDP सकता इंडिया अलायंस की और अगली खिड़की से चढ़ती है। 2 हफ्ते PDP की 2 हफ्ते ऐसे PDP बोलने में इंडिया बज़ाहिर अलायंस बहुत की ज्यादा अगली नहीं लगता है, खिड़की से लेकिन यहाँ पर चढ़ती है, बात पिछली एक एक खिड़की दिन से बहुत बाहर ज्यादा निकाल होता है। मशीनरी, आपका मैन पावर, आपके रिसोर्सेज, है। हर एक चीज मैटर करते हैं, आपकी पार्टियों की मेहनत भी मैटर करती है और लोगों के जज्बात भी मैटर करते हैं। बहरहाल 2 हफ्ते के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, डिले हो ही चुका है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, आदित्य जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। महासंग्राम 2024 जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आज हमारे नरसिंहपुर में ज्वेलर्स शोरूम पर जीएसटी विभाग का छापा, 5 गाड़ियों में आए विभाग के अधिकारी। जबलपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छोटे रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों में घरेलू सिलेंडर की जांच, दुकानदारों को घरेलू सिलेंडर उपयोग न करने की दी गई चेतावनी। उज्जैन में दिन दहाड़े 2 लाख की चोरी, व्यापारी की गाड़ी से पैसे ले उड़े चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में ऑफ रोड एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन, 2.5 एकड़ एरिया में बनाया गया ऑफ रोड ट्रैक, देश भर के ड्राइवर्स और व्हीकल एक्सपर्ट्स प्रतियोगिता में होंगे शामिल। महासंग्राम 2024 में आपका खैर मकदम। हाजी हनीफा जान को लद्दाख से इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया गया और इसका ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने करगिल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हाजी हनीफा जान समेत दोनों जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि वो हाजी हनीफा जान की हिमायत के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और मजहबी जमातों से राब्ता करेंगे। लद्दाख कौम को मद्देनजर रख के एक कैंडिडेट को हम लोगों ने चुना है, नामजद किया है और वो कैंडिडेट हम दोनों की तरफ से हाजी हनीफा जान साहब हैं। ले से हमारे नुमाइंदे मोरूप स्टेंजन जुड़ चुके हैं। मोरूप, अलायंस पार्टनर्स ने एक कैंडिडेट को हाजी हनीफा को चुन लिया है, ये बताएं कि इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है और इस कैंडिडेट को अगरचे देखा जाए बीजेपी के कैंडिडेट के आगे किस तरह से कितना मजबूत माना जा रहा है। जी मुनाजा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी तक जो कांग्रेस की जो ऑफिशियल मैंडेट अभी तक दिल्ली से अनाउंस नहीं हुआ, शाम तक अनाउंस होने की उम्मीद है। और जहां तक जो करगिल की बात है, वहां पर आज जो एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने ये घोषित किया कि हाजी हनीफा जान जो एनसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनका जॉइंट कैंडिडेट होगा। अगर वो कांग्रेस का मैंडेट करगिल को गया तो वो हनीफा जान कांग्रेस के मैंडेट पे खड़ा होगा। अगर वो मैंडेट ले को आया तो तब भी वो लोग जो करगिल कांग्रेस और करगिल एनसी पार्टी जो है वो लोग हनीफा जान को इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ा किया जाएगा। तो आपको एक चीज़ ये बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो एमपी इलेक्शन को लेके ले और करगिल में एक रीजनल बेसिस पे होता है। ले वाले चाहते हैं ले में एमपी का जो एमपी ले से बने, करगिल वाले चाहते हैं करगिल से एमपी बने। तो इसलिए अभी इस वक्त आपको ये बता दूं कि ले और करगिल के कांग्रेस में बिल्कुल ही तालमेल नहीं है, वो दोनों एक तरह से पैरेलल चल रहा है। तो इस वक्त देख रहा है, दोनों तरफ से इंतज़ार कर रहा है कि ऑफिशियल जो उनका जो मैंडेट होगा वो किस तरफ जाएगा, या ले को जाएगा या करगिल को जाएगा। उसी हिसाब से ये लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये उठाएंगे। जी मुनाजा, लेह की अगर हम बात करें तो लेह, क्योंकि जाहिर सी बात है लेह कांग्रेस चाहेगा कि वहां से ही कैंडिडेट को आगे किया जाए, लेकिन ये बता दें कि अगर ये फैसला लिया जाता है कि हाजी हनीफा को ही कैंडिडेट मान के आगे बढ़ेगी ये अलायंस पार्टियां, उसके अलावा ताशिक यासिन है मैदान में आगे, तो लेह की तरफ से किसका आपको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा, किस कैंडिडेट को सपोर्ट मिल सकता है?
जी मुनाजा, मैं इसमें ये बता दूं कि अगर ये जो कांग्रेस का ऑफिशियल मैंडेट जो है वो करगिल को चला गया, तो यहाँ हमें सोर्सेज से पता चला है कि ये जो ले के कांग्रेस है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, सोर्सेज बताते हैं। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगा कि आगे आने वाले दिन, जैसे कल जो मैंडेट बढ़ने का दिन जो 3 तारीख है, 3 तारीख तक देखना पड़ेगा कितने पार्टियां बढ़ेंगी, क्योंकि अभी एक तरफ आपको बताया है कि दूसरी तरफ जो बीजेपी की एमपी भी, जो सिटिंग एमपी, वो भी अभी इस वक्त नाराज चल रहा है, तो वो भी एक यहाँ से कैंडिडेट हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। उसी तरह जो अगर ये कांग्रेस का मैंडेट करगिल चला गया, तो करगिल ले से कांग्रेस का इंडिपेंडेंट आने का यहाँ। तो मोरूफ ये बता दें कि क्या फिर कांग्रेस के आला कमान के अगेंस्ट में जाके एक कैंडिडेट को खड़ा कर सकता है? बिल्कुल हनीफा, बिल्कुल मुनाजा, जैसे कि आपको पता है जो कांग्रेस टेरिटोरियल का चेयरमैन है जो नवाजुद्दीन जोरा है, वो ले में है, तो वो अभी मीडिया से भी अभी तक कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वो उनसे बिना सलाह मशवरा करके वहाँ तक, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला, तो वो अब कैंडिडेट जो कांग्रेस का जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपना जो एनसी के साथ आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया। जहाँ तक हमें पता चला कि ले की जो टेरिटोरियल कांग्रेस से कोई इनका अभी तक ऐसे इस बात पे कोई बात चर्चा नहीं हुआ है। सिटिंग एमपी इस वक्त सेरिंग नामग्याल, वो नाराज है बीजेपी से। अगर वो इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में उतरते हैं, बीजेपी के लिए कितना नुकसान होगा? बिल्कुल मुनाजा, अगर हमें कल सूत्रों से पता चला, वो भी जो नॉमिनेशन का फॉर्म इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे यहाँ से उन्होंने भी फॉर्म लिया था। अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा, क्योंकि जो जमयांग सेरिंग नामग्याल का भी काफ़ी फैन फॉलोअर्स है, खासकर जांस्कर रीजन में उनका काफ़ी तादाद में उनका जो चाहने और जो उनका जो कार्यकर्ता है, तो इससे जो अभी तासी गैल्सन जी को बहुत सेटबैक माना जाएगा, क्योंकि अभी जो कुछ जो बीजेपी के नेता करगिल से है, उनका कहना है कि वो 1-2 दिन में उनको मनाया जाएगा, उनको कैंपेन के लिए लाया जाएगा। तो वो आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से ये लोग कदम उठाएंगे। मोरूफ ये बता दें, क्या इस नाराजगी के चलते ये इम्कानात हो सकते हैं कि सेरिंग नामग्याल जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले? ऐसा तो संभव नहीं है मुनाजा, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तौर पे ही जाना चाहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 2010-11 से है बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते, तो मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं होगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे। हालांकि एक तरफ ये कहा जा सकता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो खड़ा हो सकता है। मोरूफ, अभी जो इश्यूज है लद्दाख के, उसमें हमने लेह और करगिल को साथ आते हुए देखा, और उसमें मजहबी जो लीडर्स हैं उनको भी एकजुट होते हुए देखा है। तो ऐसे में ये चुनाव क्या अब डिफरेंट होंगे? क्या इसमें लेह और करगिल साथ आके अपने करंट इश्यूज के लिए वोट देंगे? इसमें देखने वाली बात होगा मुनाजा, जिस तरह से जो एनसी और जो आईएनसी ने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें अभी जो जो वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, IKMT और SKMT, जो बहुत बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहुत बड़ा चलता है, तो उनका क्या रोल रहेगा, उनका अभी डिसीजन आना बाकी है। तो एक तरफ से, जिस तरह से पहले ही मैंने कहा कि जो MP इलेक्शन को लेके हमेशा इनमें अनबन होता है लेह और करगिल में, तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में ये एपेक्स और KDA का यूनिटी कैसा रहेगा। हाँ, ये बता दें, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि लेह और करगिल में MP इलेक्शंस को लेकर के इस तरह की हम लोग देखते हैं कि दोनों ही रीजन्स चाहते हैं उनके यहाँ से MP चुना जाए। ऐसे में हाजी हनीफा के लिए कितना मुश्किल होगा लेह में कैंपेन करना? हाँ बिल्कुल, जो हनीफा जान के लिए तो यहाँ से कैंपेन करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि एक तो यहाँ जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो ले मेन बेसिस उनका यही ले में ही जांस्कर को छोड़ के, तो उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अभी जो ले की जो नुमाइंदे वो भी 4 पॉइंट एपेक्स और KDA के जो बातों को लेके चल रहा है। तो आगे देखने वाली बात होगा कि कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो MP इलेक्शन में जो वोटर्स है वो रीजनल बेसिस पे वोट करते हैं।
मोरूप ये बता दें, क्या लेह एपेक्स बॉडी और केडीए की अभी तक इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर के और चुनाव में आगे किसको बढ़ाना चाहिए, इस हवाले से कोई बातचीत हो पाई है? जी, जहाँ तक एपेक्स बॉडी ले की बात करें तो वो पॉलिटिकल शुरू से कहते हैं, और एपेक्स बॉडी के कोई सदस्य अभी जो इस वक्त एमपी इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं होंगे, उन्होंने पहले भी बताया ऐसा होगा भी नहीं। तो जहाँ तक करगिल की बात है, उसमें जो एक दो लीडर है जो केडीए का कोर मेंबर है, वो शायद इलेक्शन में रुचि रखते हैं, शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी खड़ा हो सकता है। ये तो आगे आने वाले एक दो दिन में पता चलेगा, क्योंकि जो केडीए के जो मेंबर है ज़्यादातर एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर भी है उसमें। बिल्कुल मोरूप, आपने जैसा कहा कि केडीए के जो वर्कर्स है वो पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव रहते हैं और इस वजह से डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है करगिल में फिर जब चुनाव की बात आती है। मोरूप, तो इस लिहाज से इंडिया अलायंस ने तो डिसाइड कर लिया है एनसी का कैंडिडेट, लेकिन अगर और कैंडिडेट्स उठते हैं करगिल से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो वोट की जो तकसीम है वो कितना ज्यादा हमें फिर देखने को मिलेगा? जी मुनाजा, अगर करगिल में एक तकसीम हो के एक और कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हो जाएंगे तो ये बड़ी टक्कर होगा, क्योंकि ले से कैंडिडेट 2 होंगे, करगिल से 2 होंगे, तो अक्सर पास में भी देखा गया उसमें बड़ा जोर का टक्कर होता है। अगर जो करगिल से एक ही कैंडिडेट होगा तो करगिल के कैंडिडेट हैवी पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि करगिल से भी एक कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें सुनने में आया कोई उस पर सहमति नहीं बना है। क्योंकि अभी जो मैंने पहले बताया 2 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनका बहुत उसका इन्फ्लुएंस रहता है, उनका डिसीजन आना बाकी है अभी। बिल्कुल मोरूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।